अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कल यानी कि फ्राइडे को एक फैसला किया है जिसके तहत जो इजाफी चीनी इस वक्त मुल्क में मौजूद है उसको बरामद कर दिया जाए। कोई 5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है उसको बरामद करने का फैसला किया है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसने, लेकिन इसमें हम डिस्कशन ये करेंगे कि कुछ कंट्रडिक्शंस भी हैं, तजादात भी हैं, क्योंकि अदरवाइज ऑफ कोर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है चीनी की जितनी कंजम्पशन होती है, जो इजाफी चीनी है, जब अगला सीजन शुरू होता है क्रशिंग, तो जाहिर है कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि जो मिल मालकान है उनको भी फायदा हो और एंड एट द सेम टाइम आपको जो ज़र मुबादला की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है, वो भी आपकी पूरी हो। लेकिन शहबाज, हमारे यहाँ हमेशा से एक तो ये जो तासुर भी है, रियलिटी भी है कि कहीं ना कहीं जो जितने बड़े शुगर मिल मालकान हैं, इनको शुगर बैरन भी कहते हैं, वो कारोबारी भी हैं, लेकिन वो हुकूमतों में भी मौजूद होते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं। माजी में भी चीनी के हवाले से बड़े बड़े स्कैंडल बनते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो फैसला है, आप ही की खबर है कि 5 लाख मैट्रिक टन जो चीनी हमने एक्सपोर्ट करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर इजाफी वाकई चीनी मौजूद है तो उसको कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू सुना है कि 2 समरीज का है। वो क्या इशू है? इशू 2 समरीज का है, इशू पोजीशंस का है जो हुकूमत मुख्तलिफ मौक़ों पे लेती रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से वो इस हुकूमत में उन्होंने ये संभाली है दूसरी दफ़ा, तो अपेरेंटली उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि वो किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और जब पहला शुगर की एक्सपोर्ट का फैसला हुआ था 1.5 लाख मैट्रिक टन का, उसमें उन्होंने बड़ी हद तक ये कोशिश की कि ये मामला ना है यहाँ तक एक्सपोर्ट तक, लेकिन जो मिल मालकान थे, जिसमें उनके अपने भी जानने वाले लोग थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास एक सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसकी बेस पे पहले 1.5 लाख मैट्रिक टन की जो शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। उसके बाद फिर कोई 1,40,000 मैट्रिक टन जो है शुगर, उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। ये अभी हुआ है पिछले महीने 1,40,000, 2,90,000 की पहले इजाज़त दी जा चुकी थी। और कल एक समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की गई। जो समरी है वो वजारत सनत व पैदावार की थी, जिसके नीचे शुगर एडवाइजरी बोर्ड भी आता है और ये सारा सब्जेक्ट उसको वो डील करती है। उस समरी में जो अदादो शुमार पेश किए गए, वो जो अदादो शुमार थे वो जो पिछली समरी थी जिसकी बेस के ऊपर 1 लाख मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी 20 सितंबर को, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कामरान के दोनों समरीज एक ही फेडरल सेक्रेटरी ने साइन की हैं, जो सैफ अंजम साहब हैं फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के, और 3 हफ्ते का इसमें सिर्फ गैप है। तो ये वो चीज़ है जिससे सस्पिशन अराइज होती है कि जो काम किया जा रहा है वो शफाफियत के तहत नहीं किया जा रहा। हमारे पास अपने तो कोई नंबर्स नहीं होते, मार्केट इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, और हमेशा जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है वो भी नंबर देती है। एज अ बॉडी एसोसिएशन नंबर्स कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट वही नंबर्स जो है वो मुख्तलिफ जो कैबिनेट बॉडीज़ हैं उसमें पेश करती है और उसको ऑफिशियली ओन करती है। कल का जो फैसला है उसके फैसले तक पहुँचने के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान में चीनी की खपत के, वो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं जो आज से सिर्फ 3 हफ्ते पहले इस्तेमाल किए गए थे। ये है वो सारी चीज़। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शुगर सरप्लस है तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट कीजिए, आप इंपोर्ट भी करें अगर आपको शॉर्टेज है, और अगर सरप्लस है तो आप एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर चाहिए, मिलने चाहिए, और इन मिल मालकान का भी अगर कोई, इनका कोई मिल्स के जो मालिकान है उनका भी अगर कोई इसमें कोई प्रॉफिट्स होते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल पैदा अगेन वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आखिर 2 मतजाद किस्म की जो समरीज हैं वो क्यों पेश हुई और दोनों कैसे अप्रूव होंगे। अब अगर इसके केस के जो स्पेसिफिक्स हैं अगर उसकी बात कर लें, कामरान ये 18 सितंबर को एक समरी तैयार की जाती है जो 20 सितंबर के इजलास में पेश होती है। उस समरी के मुताबिक ये वाला जो क्रशिंग सीजन चल रहा है और उसमें के जो पहले 8.5 माह हैं उसमें उनके मुताबिक जो कंजम्पशन हुई थी चीनी की कोई 56,43,000 मैट्रिक टन थी। और इस बेस के ऊपर जो 8.5 माह का उन्होंने जो फिगर निकाला, कोई 5,64,000 मैट्रिक टन उन्होंने कहा जी चीनी कंज्यूम हुई है पाकिस्तान में। ये बताया गया वजारत सनत व पैदावार की जानिब से पर मंथ ECC को। ठीक है, टोटल 8.5 माह का नंबर हो गया रफली 5.7 मिलियन मैट्रिक टन पर मंथ। उनका जी 5,63,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो कंज्यूम की गई है पाकिस्तान के अंदर।
अच्छा, उसके ये जो नंबर उन्होंने पेश किए, दो बातें उसके अंदर उन्होंने, एक तो उन्होंने ये कंजम्पशन का बता दिया और दूसरा उन्होंने आगे जो बताया वो चीज़ इंपॉर्टेंट, और जो ये नंबर्स पेश किए जा रहे हैं इस पे कंसेंसस है। इस ईसीसी के इजलास से पहले शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में तमाम स्टेक होल्डर्स, सूबाई हुकूमतें, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, केन कमिश्नर्स, सेक्रेटरी फूड, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मोर इंपॉर्टेंटली सारे बैठे होते हैं। एफबीआर क्यों? क्योंकि एफबीआर इनके स्टॉक्स की मॉनिटरिंग करता है। तो उन्होंने दो बातें बताई, एक तो ये कि 5,63,000 मेट्रिक टन रफली चीनी जो है वो कंज्यूम हुई है पर मंथ, और जो अगली चीज़ है जो हमें लिंक करेगी, जो लेटेस्ट फैसला है वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि किसी को कोई यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन न रहे कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें क्यों हम ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एफबीआर, पीएसएमए एंड प्रोविंशियल केन कमिश्नर्स agreed that the expected domestic consumption would follow the same pattern as in previous 8.5 months and would stand at around 1.974 million metric tons, जो कि अगेन वही नंबर आता है 5,63,000 मेट्रिक टन का। अब थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड लेके चलते हैं। 3 हफ्ते के बाद 8 अक्टूबर को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का दोबारा इजलास होता है। उस इजलास में शुगर एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हेड करते हैं जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन, वो फैसला करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एफबीआर, केन कमिश्नर्स और बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके नुमाइंदों की तरफ से कि 5 लाख टन मजीद शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए। उसकी जो बेस बनाते हैं और उस बेस के ऊपर अगेन वही सेक्रेटरी इंडस्ट्री सैफ अंजम साहब एक नई समरी तैयार करके ईसीसी में लेके जाते हैं, कल चले जाते हैं। इस समरी में और पिछली समरी में फर्क क्या है? इसमें उन्होंने बताया जी कि हमारे पास अब जो नंबर्स आ गए हैं वो आ गए हैं 10 माह के, और उनके 10 माह में जो एवरेज कंजम्पशन हुई है, 10 माह की एवरेज कंजम्पशन उनके 54,56,000 हुई है, और जिसमें ऑन एन एवरेज पर मंथ 5,45,000 मेट्रिक टन जो चीनी है वो पाकिस्तान में कंज्यूम हुई है। 8.5 माह की एवरेज 5,63 थी, अब उनका जी 5,45 होगी, और इसकी वजह क्या होगी? सितंबर में जो चीनी कंज्यूम हुई है उसकी मंथली जो एवरेज है वो 4,50,000 मेट्रिक टन। उनकी जी चीनी की खपत पाकिस्तान में गिर गई आके सितंबर में। याद रहे 20 सितंबर और 8 अक्टूबर का ये फासला है, कुछ ज्यादा लंबा फासला नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जो ये फर्क है 4,50,000 मेट्रिक टन का और 5,63,000 मेट्रिक टन का 20% बनता है 1,14,000 मेट्रिक पर टन, जो पिछली उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी 20 सितंबर। उसके बाद इनका ये उन्होंने ऑफिशियली ये बताया कि उस परमिशन के बाद, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट निकालने के बाद पाकिस्तान में जो चीनी बाकी बचेगी वो 7,04,000 मेट्रिक टन बचेगी जब नया सीजन शुरू हो जाएगा, जो शुरू होता है नवंबर में। कल जो इनकी जो मीटिंग हुई थी उसने कहा जी कंजम्पशन मुल्क में गिर गई है 20% विदिन 3 वीक्स 20% कंजम्पशन गिर गई है, और आइंदा भी ये कंजम्पशन गिरी रहेगी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। तो लिहाजा जो पाकिस्तान में इसमें जो सरप्लस शुगर है वो 10,14,000 मेट्रिक टन है, इसमें से आप 5 लाख की इजाजत भी दे दें और बाकी रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट निकाल भी, तो जब अगला क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा तो 5,64,000 मेट्रिक टन इससे बचेगी। इसे कहते हैं कि जो एक को कहना तो नहीं चाहिए लेकिन है भी, ऐसा होता भी है कि एक बारीक जो वारदात होती है कि ये जो 3 हफ्तों के दौरान ही जो नंबर्स चेंज किए गए ताकि जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा सके कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि चीनी उसी सूरत में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है जब आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पूरी हो, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब आपने गलत अदद शुमार की बुनियाद पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी तो मुल्क के अंदर चीनी का बहरान हो गया, कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई और उसकी वजह से भी हुकूमत के ऊपर दबाव आता है। अब ये जो सितंबर में वो कह रहे हैं कि चीनी की कंजम्पशन एकदम से कम हो गई है, क्या इसकी कोई उनके पास एविडेंस मौजूद है? वो अलग बात है कि मैंने भी सितंबर में चीनी कम कट की है, बट मैं इतनी चीनी तो मैं भी नहीं खाता कि शायद पता नहीं उनको कैसे पता लगा कि अब मैंने चीनी कट करना शुरू कर दी। इतनी चीनी तो शायद इतना नंबर इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। दिल से राह होती है, तो आप ही की वजह से उन्होंने सारा ये गेम डाली है। देखिए, मैं तो कोई अपनी जाती इंफॉर्मेशन, सोर्स इंफॉर्मेशन की भी बात नहीं कर रहा, हम सीधी बात कर रहे हैं। एक समरी 20 सितंबर की है, ईसीसी का फैसला है, हुकूमत की अपनी समरी है, एक ही बंदे ने साइन की हुई है। वही समरी उसी तरह की एक दूसरी समरी आ जाती है जिसकी बेस पे 11 अक्टूबर का फैसला होता है। उसके अंदर कंजम्पशन और पहली के अंदर जो कंजम्पशन का फर्क है वो कैसे आ गया? या तो
ये जो अभी 11 अक्टूबर वाली समरी है, ये दादोशुमार गलत है या पिछले पुराने गलत थे, 20 सितंबर वाले अच्छा गलत। इसमें एक जो अब इसमें जो बात आप करें ना कि एविडेंस तो इन्होंने खुद दिया है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने नंबर्स दिए हैं ईसीसी को, ईसीसी के नंबर्स जो अप्रूव्ड हैं, जो प्रेस रिलीज के जरिए मीडिया को कम्युनिकेट होते हैं और कम्युनिकेट हुए, वो हमने रिपोर्ट कर दिए। मैं पास्ट प्रैक्टिस जो है वो क्या है कि यूजली हमारे यहाँ जो चीनी की कंजम्पशन है, क्या उसमें वेरिएशन आती है या एवरेज एक कंसिस्टेंट उसमें रहती है? देखिए, अगर एवरेज कंसिस्टेंट है या उसमें कोई वेरिएशन आती है विंटर्स के महीनों में, जो कल राना तनवीर हुसैन से जब मैंने बात की, उन्होंने यही बात की जो आपने कहा है, और जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री है सैफ अंजम से भी मेरी बात हुई, वो भी एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन गिर गई। मैंने कहा अगर आपकी कंजम्पशन गिर गई, मैंने मान ली आपकी बात, तो आप ये बात कैसे ईसीसी को सर्टिफाई कर सकते हैं 20 सितंबर को कि अगले 3.5 माह में यही पैटर्न रहेगा? क्या आपको नहीं पता? क्या 2023 में विंटर नहीं आए थे, 2022 में विंटर्स नहीं आए थे, 2021 में विंटर नहीं आए थे? ये नया विंटर आ रहा है 2024 का जिसमें कंजम्पशन गिर गई है। आप पिछला बताएं, आप फिर पूरे साल की एवरेज लें, आप बताएं कि 8.5 माह की एवरेज 5,63,000 मैट्रिक टन है, पूरे साल की एवरेज होगी 5,45,000 या 5 लाख वॉट एवर। आप कैसे गारंटी कर सकते हैं हुकूमत को, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कैसे गारंटी, और तीनों गारंटी कर रहे हैं, पीएसएम में, एफबीआर और तीसरा इसमें जो केन कमिश्नर है, तीनों स्टेक होल्डर हम एग्री करते हैं 3.5 माह में ये कंजम्पशन। अच्छा, मेरा इसमें एक जो सवाल है, देखें जो प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, उन्होंने जो माजी में भी शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, तो वो कंडीशनल थी कि लोकल मार्केट के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्ज करें कि चलें इन फिगर्स के अंदर कोई हेर फेर है और अगर 5 लाख मैट्रिक टन ये चीनी एक्सपोर्ट हो भी जाती है, लेकिन उसका डोमेस्टिक जो कीमतें हैं उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, तो फिर क्या मतलब अगर इशू कामरान ये नहीं है, तो ये तो एक कंडीशनल है ना कि इनके अलावा इसमें इशू क्या, जो हमने पिछली दफा भी जब स्टोरी की तो इशू ये है कि हुकूमत का ये ख्याल है, और आज से नहीं कई सालों से है, और इसके ऊपर इंक्वायरीज भी हुई हैं मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, कि जो शुगर इंडस्ट्री है पूरे स्टॉक्स डिस्क्लोज नहीं करती है एफबीआर को और हुकूमत को। कुछ उनके स्टॉक्स होते हैं ऑफ द बुक्स होते हैं, हो सकता है कि ऑफ द बुक स्टॉक्स कहीं ना कहीं पड़े हुए हों, जो ऑफिशियल स्टॉक्स हैं वो आपको नजर नहीं आते। तो हो सकता है चूंकि ऑफ द बुक स्टॉक्स पड़े हुए हैं, नया क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो जो कि नया क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो पिछली चीनी की उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए ये फिर एक दबाव आता है कि इसको फौरी एक्सपोर्ट करो। ये जो कल 5 लाख टन की इजाजत दी गई है, जो प्राइस है कल की $570 पर टन के ऊपर, ये तकरीबन $285 मिलियन या 79 अरब रुपए की एक्सपोर्ट की कल इजाजत दी गई है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्टॉक डिस्क्लोज करें, हमें भी पता, हुकूमत को भी पता, ऑफिशियली ये नंबर्स पड़े। अब इसमें एक दो तीन चीज और बता दें, फिर ब्रेक पे जाएंगे। नाज़रीन, ये जो फैसला है कल का, ये कंडीशनल है। 21 नवंबर तक को क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने का मिलों को कहा गया, अगर ये नहीं करते तो ये परमिशन जो है एक्सपोर्ट की कैंसिल हो जाएगी। कामरान, जो भी प्राइस की बात कर रहे थे, पहले ये फैसला हुआ था कि जब चीनी की इन्होंने पहले 1.5 लाख की और फिर 1 लाख की इजाजत दी टन मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट करने की, पुराने 2 फैसले हैं, उस वक्त ये कहा गया था कि जो पीबीएस का इन्फ्लेशन के अंदर एक नंबर रिपोर्ट होता है चीनी का, उसके अंदर 2 वेरिएशन हो सकती है, रफली 145 रुपए फी किलो रिटेल प्राइस की बात हो रही थी। आजकल रिटेल प्राइस गिरी हुई है, बहुत नीचे आई हुई है, और ये एक इसके अंदर सीजनल इफेक्ट भी होता है। एक्सपोर्ट तो इजाजत दी इन्होंने, जो स्मगलिंग थी उसको भी रोका, जिसकी वजह से चीनी की कीमत कम हुई। कल का जो फैसला हुआ है उसमें वो जो पुरानी कीमत थी रिटेल मार्केट वाली 145 रुपए फी किलो, उसको कहा कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक इसके अंदर भी बारीकी है, वो बारीकी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो डील करती है एक्सपोर्ट के सब्जेक्ट को, उसका इसके ऊपर कमेंट ये था कि चूंकि मार्केट में पहले ही कीमतें गिर चुकी हैं, तो आप जो बेंचमार्क रेट है उसको 145 से तकरीबन 8 रुपए कम कर दें, तो आप नया को बेंचमार्क रेट 137 रुपए के आसपास रखें। इन्होंने नहीं किया। हमने हुकूमत से बात की, राना तनवीर हुसैन साहब जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनका इसके ऊपर ये मौकिफ है कि वो चीज़ की गारंटी देते हैं कि मुल्क में जो शुगर का ना शॉर्टफॉल आएगा, ना कोई शॉर्टेज होगी, ना ही कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा जी कि ये अभी हमने जो फैसला किया है ये उसी पैटर्न के ऊपर किया है जो एक्चुअल कंजम्पशन सितंबर की हुई है, ये उनका मौकिफ है, हम उनके मौकिफ का एहतराम करते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उनका भी व्यू पॉइंट आया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का इस शुगर की एक्सपोर्ट के मामले की से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाले जो भी फैसले हो रहे हैं ये रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को इससे दूर रखा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये वजीर इत्तलात का मौकिफ है। जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री जिन्होंने ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी समरी साइन की हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमने एक्चुअल नंबर्स की बेस के ऊपर ये फैसला किया। बहरहाल फैसला गलत है, सही है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन
आज के दिन रिकॉर्ड के ऊपर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी समरीज मौजूद है। इसके हवाले से जो शुगर इंडस्ट्री है उनका भी कोई मौकिफ है, उसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे जैसे ब्रेक से पहले हुकूमत का जो फैसला कि 5 लाख मैट्रिक टन जो चीनी बरामद करने का फैसला किया है उसमें कुछ तजादात हैं, और उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हारून अख्तर खान साहब, रिप्रेजेंट करते हैं शुगर इंडस्ट्री को भी। तो हारून अख्तर खान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि इसमें शुगर इंडस्ट्री का क्या व्यू है जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, और खास करके जो शुगर की स्टॉक की अगर आप बात करें उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि ऑफन जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो बड़े कंट्राडिक्टरी किस्म के नंबर्स भी आते हैं। जी कामरान, थैंक यू। मैं अमूमन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का ना कभी स्पोक्समैन बना हूं और ना मेरी कोई ख्वाहिश है। मैं जनरल इकोनॉमी पे और टैक्सेस के ऊपर बात करता हूं, बट ये मैंने आज आप लोगों का एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ा है, एंड क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूं, मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री में है और मैं उसको इन एंड आउट जानता हूं, तो मैं मुनासिब समझता था कि मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दूं और एक्चुअल पिक्चर जो है वो सामने आपके आए। देखिए, ये इंडस्ट्री एक इस चीज को ध्यान में रखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो चीनी है वो दुनिया की सस्ती तरीन चीनी अवेलेबल है रिटेल में, वेयर एज आप लोग हमेशा ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी तरीन है। दूसरी ये है कि ये एक बड़े अरसे बाद एक और कमोडिटी बनी है जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस देती है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने जब एक्सपोर्ट के बारे में फैसला करना शुरू किया तो वो एक कंजम्पशन पिछले सालों की देख के एक पैटर्न देखते थे। वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो एस्टिमेट कन्वर्ट होते गए एक्चुअल रियलिटी भी के क्या कंजम्पशन एक्चुअल क्या होती है। अब ये आर्टिकल में लिख रहा है कि सितंबर में कंजम्पशन एस्टिमेट किया था और अब फलाना हो गया है, तो मैं तो समझता हूं कि गवर्नमेंट को ये करेक्ट फिगर्स पहले कर देने चाहिए थे। अब जो 5 लाख टन दी है वो पहले देनी चाहिए थी 6 महीने पहले, क्योंकि वो उस वक्त $750 थी, आज $550 है। अब आप उसमें पूरी स्टोरी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कंजम्पशन जो है 4.5 लाख टन है। भाई दिसंबर में तो आएगा ही नहीं, वो तो एक नया सीजन शुरू हो जाएगा। यहां तक कि गवर्नमेंट ने इसके साथ कंडीशन लगाई है नवंबर 21 की, तो 1 महीने और 10 दिन रह गए हैं। इसके अंदर क्या फर्क पड़ जाएगा कि 4.5 लाख हो या 4.25 लाख हो या 4.5 लाख है। दूसरा, सर्दियों में वैसे ही कंजम्पशन कम होती है क्योंकि उसमें बेवरेजेस की सेल कम होती है, शरबत की सेल कम होती है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक बड़ी आर्टिकुलेटली एक प्राइस कैप लगा दी है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 155 रुपए है, जिसमें 25 रुपए टैक्स शामिल है। गवर्नमेंट ने शुरू से अगेंस्ट आवर विशेस 140 लगाई हुई है। उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो कैबिनेट ने अपॉइंट की हुई है, जो हर हफ्ते बैठ के वो देखती है कि 140 कीमत एक्स बिल अचीव तो नहीं हो गई। और अगर इतना शॉर्टेज होती, जिस तरह की मीडिया ने 6 महीने पहले कहा था कि क्राइसिस हो जाएगा 1.5 लाख टन चीनी का, तो चीनी की कीमत तो आज 121 रुपए है। तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, ये तो नहीं होगा ना कि कल हेलीकॉप्टर आएगा और 5 लाख टन चीनी उठा के पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा। ये 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होते होते भी 3-4 महीने लग जाएंगे। और गवर्नमेंट ने बीच में एक बहुत बड़ा कैविएट लगाया है कि जिस वक्त गवर्नमेंट देखेगी कि कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, उस वक्त गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को कैंसिल कर देना है। तो ये तो चीज है। अब ये देखें ना, अगर ये गोदामों में पड़ी रहती चीनी तो मिलों ने तो 15 दिसंबर तक नहीं चलना था। 15 दिसंबर तक ना चलते तो फार्मर को 250 रुपए भी नहीं मिलता, जो 400 रुपए पिछले साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, 250 भी ना मिलता। 250 ना मिलता तो अगले साल गन्ना ना लगाता, अगले साल गन्ना ना लगाता तो अरबों डॉलर की चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती। और इसके बाद 15 दिसंबर को हम चलते तो आगे वीट क्रॉप का प्रॉब्लम आ जाता। अच्छा कमल, हारून अख्तर खान साहब, आपका इस पे जो इनिशियल व्यू आ गया, 2 सवाल हैं आपसे, अगर आप उसके ऊपर बेहतर समझे रिस्पॉन्ड करना। एक, जो आपने बेंचमार्क प्राइस की बात की है कि एक खास थ्रेश होल्ड से कीमत ऊपर नहीं जा सकती, ये जो ईसीसी का फैसला था जिसको 13 जून की प्राइसिंग से लिंक किया, वो कोई 143 रुपए था, 2 रुपए की वेरिएशन आ जाएगी तो 145 रुपए फी किलो चीनी ऊपर कीमत नहीं जानी चाहिए। आपने ठीक कहा, कीमतें नीचे आ गई, लेकिन ये जो कल फैसला हुआ है उसमें ये जो बेंचमार्क प्राइस है 145 रुपए की, इसकी मुखालफत की है
कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, और उनका व्यू ये है कि बेंचमार्क 8 रुपए कम होना चाहिए क्योंकि मार्केट में पहले ही कीमत कम हो चुकी है। तो हम उनको एक स्पेस दे रहे हैं शुगर मिल्स मालिकान को कि वो यहां से कीमत इतनी अगर ऊपर जाती है तो वो शूट कर सकती है, कीमत इतना वो बेनिफिट ले सकते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बेंचमार्क नीचे आना चाहिए? और आप दूसरा बल्कि इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं। शहबाज, थैंक यू वेरी मच। आपका मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है एफबीआर में और सेनेट में, और आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि एक फेयर प्ले और फेयर जर्नलिज्म होनी चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप पीछे जाए तो हमारी जो जिम्मेवारी है वो 140 रुपए एक्स बिल इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस है। जब हमारी मिल से आगे जाता है तो ना ही हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है, ना ही हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है। अब अगर 140 की चीनी लेके या 135 की चीनी लेके अलफता या बड़े बड़े स्टोर्स 160 के बेचते हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसीलिए पिछले किसी ईसीसी मीटिंग में इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स मिल प्राइस। अब आप ये आ जाइए कि चीनी की कीमत क्योंकि कम है अभी, इसलिए वो कम रहनी चाहिए, हमें स्पेस मिल जाएगी, ये बात नहीं होती। इसको आप लिंक करें गन्ने की कीमत पे। गन्ना इस दफा इसलिए सरप्लस लग रहा है और लगा है, और आपको सरप्लस चीनी मिलेगी कि गन्ने को हमने 500 रुपए दिए। जब आप 500 रुपए गन्ने को देते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 से ऊपर आती है। तो यू कैनॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू कैनॉट, आपने देखा है ना, आपने फार्मर को हिट किया है व्हीट में, बेड़ा गर्क फार्मर का हुआ है, बट उसका नतीजा पूरे पाकिस्तान में रोटी। अच्छा, अब ठीक है, आपका इसके ऊपर व्यू आ गया। आई गॉट योर पॉइंट, अप्रिशिएटेड दैट। खान साहब दूसरी एक और चीज क्लैरिफाई कर दे। अब जो सारा इशू है वो 2 सरकारी समरीज के ऊपर है, एक 20 सितंबर की समरी है और एक 11 अक्टूबर की है। आपके ख्याल में, चूंकि आपका मौकिफ ये है कि आपके पास पहले ही स्टॉक्स अवेलेबल थे, हुकूमत बड़ी कंजर्वेटिव जा रही थी इस हवाले से, तो फिर जो 20 सितंबर के जो अदादोशुमार दिए गए थे, तो फिर क्या वो अदादोशुमार गलत थे? कल वाले को तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन शहबाज, यही तो डिलेमा है। डिलेमा ये है कि ब्यूरोक्रेसी पहले नैब से डरती थी, फिर स्कैंडल से डरती है, अब मीडिया से डरती है, और वो सही फिगर्स नहीं देते। ये ब्यूरोक्रेसी थ्रू आउट 6 महीने फिगर्स को ओवरस्टेट करती रही है कंजम्पशन को, कंजर्वेटिव रहने के लिए। उसका नतीजा ये हुआ है कि जब वो एस्टिमेट्स रिप्लेस हुए एक्चुअल फिगर से, तो सडनली पता चला है कि यार चीनी तो बहुत ज्यादा है। So the FBR figures have been vindicated. Pakistan Sugar Mill Association figures have been vindicated, and a genuine surplus that we were predicting is right in front of us, and it has to be disposed of. ये आगे जाएगा तो ना ये एक्सपोर्ट हो सकेगा। चीनी इज ए कमोडिटी, ये 2 साल की एक्सपायरी होती है और साल 1.5 साल में इसका रंग तब्दील हो जाता है। जब नया क्रॉप आ जाएगा तो ये चीनी खरीदेगा कोई नहीं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जिसके अंदर रह के ब्यूरोक्रेसी ने एक फैसला करना होता है। आई थिंक इसमें ब्यूरोक्रेसी की ये गलती है कि ये 5 लाख टन बल्कि 10 लाख टन हमें अप्रैल में देनी चाहिए थी, ताकि पाकिस्तान को $750 मिलता पर टन rather than $550। बहुत शुक्रिया हारून अख्तर खान साहब, आपने अपना व्यू दिया। नाजरीन, फैसला आपने करना है, क्योंकि इस इशू को फ्लैग का पर्पस यहाँ पर यह था कि माजी में पाकिस्तान में आपको पता है कि शुगर के स्कैंडल्स इस तरह बनते रहे हैं, तो मकसद हमारा यही था कि टाइमली इसको हाईलाइट किया जाए और जो कंज्यूमर का और जो मुल्क का मफाद है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे FBR का। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमरात को वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा एक तहलका खेज या होशरुबा नंबर दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो लार्ज कॉरपोरेट फर्म्स हैं और जो बड़ी बड़ी जो वाइट कॉलर जो मैनेजमेंट है, वो इस वक्त उनका ये दावा है कि टैक्स फ्रॉड की मद में जो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू हासिल होना चाहिए वो नुकसान पहुंचा रहे हैं 3400 अरब रुपए का, और बहुत बड़ा नंबर है गिवन कि ये जो पाकिस्तान का दिफाई बजट है उससे भी कहीं है। तो क्या बेसिस है इस नंबर की, ये कहाँ से आया ये नंबर? कमन, चूंकि वजीर खजाना का ये एक उनका एक दावा है और हम उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं until it is proven the otherwise। बेसिकली इंटरेस्टिंगली वो वाइट कॉलर मैनेजमेंट को खुद भी ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायरेक्टली जो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि बिजनेस के अंदर टैक्स चोरी तो है। ये हम भी हमेशा कहते रहे हैं कि हुकूमत को अब टैक्स पॉलिसी के जरिए रेट बढ़ाकर अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करनी चाहिए, उनको इन्फोर्समेंट से करनी चाहिए। तो ये तो हमारा इसके ऊपर हमेशा से मौकिफ रहा है। बेसिकली ये जो दावा किया गया वजीर खजाना की तरफ से कि 3400 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड
हुआ है। और ये दावे की जो बेस है उसके पीछे एक एफबीआर की वर्किंग है कि पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स का जो टोटल पोटेंशियल है जितना इकट्ठा हो सकता है वो 6,500 अरब रुपया है। 3,100 अरब रुपया पिछले साल इकट्ठा हुआ है, जो बाकी 3,400 अरब रुपया उसका फ्रॉड हो रहा है। अब इसको बेहतर तरीके से भी कहा जा सकता था, ये फ्रॉड की बजाय इसको एक टैक्स गैप प्लस फ्रॉड कहा जा सकता था, क्योंकि जो इन्होंने वहां पे 5 इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स शेयर किए हैं जिसके ऊपर एनालिसिस किया है वो तो कोई 227 अरब रुपए का फ्रॉड की अगर होता भी है तो 227 अरब रुपए का। अब 227 अरब में और 3,400 अरब रुपए के सेल्स टैक्स के फ्रॉड में बहुत फर्क है। जो गैप्स इन्होंने निकाले हैं वो बेस इसके ऊपर कर रहा है इनका क्लेम कि एक फैक्ट्री होती है, वो फैक्ट्री जब कोई चीज़ बनाती है तो वो एक चीज़ खरीदती है और जो चीज़ खरीदती है उसको वो रॉ मटेरियल उसका होता है, उसके ऊपर वो एक सेल्स टैक्स पे करते हैं और उसी चीज़ को जब आगे बेचते हैं तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो जो खरीदने के ऊपर सेल्स टैक्स पे होता है और जो बेचने के ऊपर होता है और उसकी जो बेस होती है इसमें जितनी उसने वैल्यू ऐड की होती है, अपना उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, अपनी उसने एडिशनैलिटी की होती है, उसकी बेस पे वो टैक्स देता है, बाकी गवर्नमेंट से टैक्स जो पहले दिया होता है उसको वापस क्लेम कर लेता है। इनका ये क्लेम ये है कि जो 4-5 पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है, खासतौर पर टेक्सटाइल्स की है, बेवरेजेस है, इसके अंदर सीमेंट है, स्टील है, बैटरीज हैं, ये जितना इनका सेल्स टैक्स का क्लेम बनता था टैक्स रिफंड्स का या इनपुट एडजस्टमेंट्स का, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री की एवरेज इन्होंने लिए 7%, और जो इन्होंने केसेस निकाले हैं वो 20 से 25% तक लोगों ने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट गलत क्लेम की हुई है। तो ये है सारा वो बुनियाद जिसकी ऊपर इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो है वो क्लेम स्टैंड करता है। लेकिन जब इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये बात कही जाए कि ये फ्रॉड है तो फिर उसको प्रूव भी हुकूमत को करना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत के ऊपर है कि 3,400 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है तो हम दिसंबर में इनसे पूछेंगे, फौरी तो नहीं पूछेंगे कि 3,400 अरब रुपए के फ्रॉड जो हुआ है उसमें कितने लोग जो है वो अंदर गए जेलों में, कितनों से रिकवरी हुई, अब क्या स्टेटस है उसके फ्रॉड का। चले, इसका मतलब है कि जो एफबीआर के नए चेयरमैन हैं, एफबीआर से उनका ताल्लुक नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद एक आउट ऑफ द बॉक्स या ऑब्वियसली अपनी कारकर्दगी दिखाने की किसी तरीके से जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है उसको कम किया जाए और जो महसूलात हैं वो इकट्ठे किए जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक जो मकबूजा कश्मीर में हालिया इंतखाबात हुए उसके नताइज हमें क्या बताते हैं, और दूसरा जो मिडल ईस्ट की इस वक्त सूरत हाल है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो 3 मरहलों में सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू तक जो इंतखाबात हुए थे मकबूजा कश्मीर में रियासती जो असम्बली है उसके नताइज इस हफ्ते हमारे सामने आ गए हैं और ये 10 साल के बाद पहला इलेक्शन था मकबूजा कश्मीर के अंदर। और यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स इन इलेक्शन को एक ड्रामा समझता है, एक शैम इलेक्शन समझता है और इसको रिकग्नाइज नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली एक एक्सरसाइज उन्होंने वहाँ पे की है। 2-3 चीज़ें उसमें हुई हैं। एक तो जाहिर है कि ये जो इलेक्शन शहबाज जो हुए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 साल तो वैसे हुए हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी उसके बाद ये पहला इलेक्शन था। और इस इलेक्शन को, और आपको पता है कि खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि अब कश्मीर के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रॉस्पेरिटी है और लोग जो तब्दीली की गई थी उससे वो खुश हैं। तो इस तनाजुर में ये जो इलेक्शंस थे एक लिहाज से वो रेफरेंडम भी था कि क्या वाकई जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ थी कश्मीर के जो अवाम है उसको सपोर्ट करते हैं। जो नताइज सामने आए हैं यकीनी तौर पर वो जो तवक्को कर रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट उसके मुताबिक नहीं आए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक हिंदू चीफ मिनिस्टर जो है वो चाहते थे कि मोदी का जो जादू है वो इंडिया के बाद इधर भी नहीं चला, क्योंकि वहां पे भी उनको जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी इंडिया के अंदर, हाँ जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भी उनको बहुत, यहाँ पर तो अभी जो रिजल्ट सामने आए हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो वहाँ पर एक तो जो सबसे पुरानी जो पार्टी है मकबूजा कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शेख अब्दुल्ला जिन्होंने एक्चुअली वो कंट्रोवर्शियल इल्हाक किया था जवाहरलाल नेहरू के साथ जब पार्टीशन हो रही थी, तो उनकी वो जमात है, तो उनकी रिवाइवल हुई है। उनके बेटे हैं या पोते हैं? अब तो उनके पोते हैं ना, जो उमर अब्दुल्ला, वो 2 सीटों से जीते हैं और उनकी जमात को मिली हैं को 42 नशिस्तें, क्योंकि टोटल जो 95 सीटें हैं लेकिन 90 पर इंतखाबात हुए हैं और उनमें से 42 सीटें उन्होंने जीती हैं, जबकि 6 जो है कांग्रेस के साथ इनका इल्हाक था, 6 सीटें उन्होंने जीती हैं। तो अगर आप 95 का हाउस है तो 48 मिला लें तो क्लियरली इनको सिंपल मेजॉरिटी मिल गई। बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, जो
लास्ट जो इंतखाबात हुए थे 2014 में, उससे 4 सीटें ज़्यादा मिली हैं, लेकिन जो वो तवक्को कर रहे थे उसके मुताबिक नहीं मिली। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो जो मोदी साहब का नैरेटिव था वहाँ पर लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवाइवल है उनका वापस आना, इसका ये मतलब है कि वो प्रो इंडिया जमात है। आपको पता है कि डेकेड से जो कश्मीर की हवाले से भारत की पॉलिसी थी उसको वो एडवांस कर रहे थे, लेकिन इस केस के अंदर उनको ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन वहाँ पे हुए, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहाँ पे कोई रोटी कपड़ा मकान या एजुकेशन या हेल्थ इस चीज़ के ऊपर नहीं हुए। जो इलेक्शंस वहाँ पर हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या वादा किया, उन्होंने कहा कि हम अगर मुंतखब हुए तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो आर्टिकल 370 है उसको बहाल करें, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम जो दिल्ली सरकार है उससे कहेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज करें। ये 2 बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुंतखब किया। और तीसरा इसमें पाकिस्तान का फैक्टर भी है कि जो वो ग्रुप्स, वो तंजीमें जो पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से इत्तफाक करती हैं, वो शायद कंफ्यूज थी क्योंकि पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी कोई अब क्लियर नहीं है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, बायकॉट की कॉल भी नहीं आई, जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ये जमात इस्लामी वो बैन है। और इसलिए लगता ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो भारत से खुश हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं उस तनाजुर में शायद ये बेस्ट ऑप्शन है कि एक ऐसी जमात को मुंतखब किया जाए जो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया या जो पोलिटिकल स्ट्रगल है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा इशू है, गोल पोस्ट उन्होंने चेंज कर दी। वो चाहते हैं कि पहले उसकी खसूसी हैसियत तो बहाल हो, एंड सेकंड कि जो मसला इसका अगर फाइनल सेटलमेंट है तो पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। तो इन 2 नुक्तों के ऊपर आपको लग नहीं रहा कि चूंकि पाकिस्तान सिंस 2019 जब से ये लहाक हुआ था मकबूजा कश्मीर का भारत के साथ, उसके बाद उसकी क्लियर पॉलिसी नहीं है। हमारा जो एहतजाज था वो हमने वो क्या उसको बोलते हैं, एक बोर्ड लगा दिया था यहाँ पे सरीना होटल के सामने, वो भी मेरे ख्याल में वो भी उतार दिया है कि कितने घंटे हो गए हैं वहां पे सारे काम को किए हुए, कितने साल गुजर गए। या फिर हमने ये जो हमारी कश्मीर हाईवे, इसका नाम श्रीनगर हाईवे कर दिया था। तीसरा हमने ये कहा कि 2 घंटे कलम छोड़ हड़ताल कह ले उसको, हर फ्राइडे को इमरान खान साहब ने किया। इस तरह हमने कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए। बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल फॉरेन ऑफिस का एक स्टांस रहा है कि हमने यूनाइटेड नेशंस में और आगे पीछे जो उनकी कॉज उसको एडवोकेट किया, उससे आगे हम नहीं गए। हम एक भी गालबन OIC का इजलास भी नहीं करवा सके जो एक्चुअली कश्मीर के इशू के ऊपर हम नहीं करवा सके। तो जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का इफेक्टिव रिस्पॉन्स ना आया हो, तो उसके बाद जो वहां पे वो जमातें जो चाहती थी पाकिस्तान के साथ इलाहा करना, उनके लिए तो फिर कोई स्टैंडिंग नहीं रही ना लोगों की नजरों में। तो उनमें से किसी जमात को क्या उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया या उनको कोई सीट्स मिली हैं इसमें? देखिए, जमात इस्लामी के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ था, लेकिन उन्होंने बतौर आजाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। जमात इस्लामी वो है जो माजी में इलेक्शंस का बायकॉट करते रहे। और आजाद कितने जीते हैं? तो उस पर नहीं, आजाद बहुत कम जीते हैं, उस तरह से उनका कोई, इसीलिए तो कह रहा हूं कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और इसी बुनियाद पर दिया। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कैच है कि वहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत नॉर्मल सी दिखाता है, मसलन वहां पर फॉरेन मीडिया को इजाजत नहीं थी इलेक्शन कवर करने की। एक गाइडेड टूर चंद जो फेवरेट उनके जो डिप्लोमेटिक मिशन थी उनको लेकर के गए। कुछ वहां पर जो फॉरेन एम्बेसीज के लोग जाना चाहते थे, लेकिन विदाउट एनी गाइडेड टूर उनको उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि वो जो दावा करते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो नहीं है। दूसरा, फिर जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इलेक्शन जीतने के बाद, एक तो उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि भले वो इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म तो नहीं हो रहा। ये मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी और मोदी साहब सारी उम्र तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे ना, तो वो जब कभी जाएंगे तो एक ओपनिंग ज़रूर होगी। दूसरा, उनसे सवाल हुआ रिगार्डिंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात का, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें, पहले इंडिया या बीजेपी कहती थी कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एटलीस्ट चलो वो पाकिस्तान जा तो रहे हैं, बेशक वो मुज़ाकरात बायलैटरल नहीं भी करेंगे, तो उनके ख्याल में ये एक अच्छी शुरुआत है। तो इससे एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है शहबाज के, भले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रो इंडिया है, बट कश्मीर के अंदर उनको सेंटिमेंट पता है कि वहाँ पर ये सेंटिमेंट मौजूद है, आर्टिकल 370 के खिलाफ भी, मोदी साहब के खिलाफ भी, एंड सेकेंडली वो फेवर करते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। एक चीज तो कामरान बड़ी वाज़ेह हो गई, पाकिस्तान का जो केस है वहाँ पे अब काफी हद तक कमजोर हो चुका है और इस पे हमें अपना इंटरनल रिव्यू करना चाहिए। अब दूसरा जो एक इशू है मिडिल ईस्ट का है। मिडिल ईस्ट में जिस किस्म की अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो इरानियन अटैक था मिसाइल का, उसमें इसराइलियों का काफ़ी से ज़्यादा नुकसान हुआ और एक रिटेलिएशन वहाँ से एक्सपेक्टेड है। उसके ऊपर कुछ है डेवलपमेंट इस हफ्ते? देखें, उसमें जो मुख्तलिफ बातें इस वक्त चल रही हैं कि इसराइल की तरफ से बयानात तो आ रहे हैं कि जवाब तो वो देंगे। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जवाब किस नौइयत का होगा। 3 ऑप्शंस कह रहे हैं कि उस पर गौर करें। एक तो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको वो बराह रास्त निशाना बनाएं। दूसरा, वो कहते हैं कि ईरान की जो तेल की तनसीबात हैं
वो टारगेट हो सकती हैं। तीसरा, जो उनकी मिलिट्री बेसिस हैं या ईरान ने जहां से मिसाइल फायर किए थे उनको निशाना बनाया जाए। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो अमेरिका है वो वार्न कर रहा है कि आप जो ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना ना बनाएं, और दूसरी तरफ इवन रूस ने भी ये आप कह सकते हैं कि वार्न किया है इजराइल को कि आप बिल्कुल इस तरह की हरकत ना करें, उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ईरान, क्योंकि आपको पता है कि उसके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि वो एक जौहरी प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहता है। ईरान हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल है। लेकिन ये खबरें अब आ रही हैं कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया तो फिर ईरान जो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो तब्दील कर सकता है और फिर जो उसका जौहरी प्रोग्राम है उसकी तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इजराइल को तो थ्रेट होगी। इवन जो अरब कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरब है, वो भी ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, क्योंकि एक उनकी हिस्ट्री भी है। तो ये एक फैक्टर है। फिर इसी हफ्ते हमने देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक डिप्लोमेसी भी हो रही है, कि जो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हंगामी तौर पर उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने बात की और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे बात हुई। फिर इसी तरह से इसी हफ्ते एक और डेवलपमेंट हुई है, जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी और ईरान के सदर की भी मुलाकात हुई है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि दोनों जो ममालिक हैं एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट जो है वो साइन करने जा रहे हैं, और कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो ये पैक्ट जो है वो साइन हो। तो क्लियरली यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट का तनाज़ा है, इसमें जो खित्ते के ममालिक हैं वो तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, लेकिन जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो कितने भयानक हो सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।